सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, हमने स्पेशल फ्री बैच स्टार्ट किया है अप्लाइड आर्ट का, जो शायद आज तक यूट्यूब के इतिहास में फ्री में इस कोर्स नहीं उपलब्ध है। विद्यार्थियों की काफ़ी मांग को लेकर मैं इस कोर्स को या इस क्लास को लेकर आया हूं। आज हम अप्लाइड आर्ट की सेकंड क्लास में पढ़ने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइन का इतिहास, लिपि का विकास व अक्षरों का विकास किस प्रकार हुआ। तो चलो देखते हैं आज की क्लास। ग्राफिक डिजाइन का इतिहास। प्रारंभिक गुफा चित्रों से प्रारंभ होकर सुमेर में मिट्टी की पट्टियों पर लिपि। प्रारंभ कहाँ से हुआ है? गुफा चित्रों से, यानी प्रागैतिहासिक काल से। और सुमेर की मिट्टी की पट्टियों पर लिपि, सिंधु सभ्यता की मोहरें, मिस्र में पेपिरस पर छवियों यानी छवियों मतलब चित्र तथा शब्दों के संयोजन से बनी पांडुलिपियाँ, चित्र में ब्लॉक से मुद्रण, गुटेनबर्ग द्वारा गतिशील अक्षरों का विकास और उससे मुद्रित पुस्तकें तथा वर्तमान डिजिटल पद्धतियों तक सभी ने ग्राफिक डिज़ाइन के इतिहास को समृद्ध बना दिया है। यानी ग्राफिक डिज़ाइन जो है देख रहे हो आप, वो एकदम से अचानक से पैदा नहीं हुई आज। ये वर्षों से सदियों से चली आ रही एक परंपरा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक बहुत पुराना, बहुत प्राचीन एक प्रयास है इस ग्राफिक डिज़ाइन का, जो कि शुरुआत होती है प्राचीन या प्रारंभिक गुफा चित्रों से। प्रागैतिहासिक काल से चीज़ें प्रारंभ हो जाती है। सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, वहाँ भी आपको देखने की जो मोहरें हैं उन पर कुछ लिपियाँ मिली है, वो भी एक डिज़ाइन का हिस्सा है। फिर मिस्र के अंदर आप देखते हैं वहाँ की जो पांडुलिपियाँ हैं, चीन में ब्लॉक से मुद्रण बना है। गुटेनबर्ग ने जो गतिशील अक्षरों का विकास किया, वहाँ से किताबें छपी। तो वहाँ से चलता चलता इन चीज़ों में परिवर्तन होता गया और आज जिस ग्राफिक डिज़ाइन को हम देख रहे हैं वह इस समृद्ध रूप में बन पाया। लिपि का विकास। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने चित्रों को अपने विचारों की सरल अभिव्यक्ति एवं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सरलीकृत किया। यानी जैसे सभ्यता का विकास हुआ तो मनुष्यों ने क्या किया, अपने जो विचार थे उनको सरल रूप से लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सके, वह जो अपने अभावों को सुरक्षित रखने के लिए चित्र बनाने प्रारंभ किए। जो आप प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं कि मनुष्य ने अपनी यादों को सजीव रखने के लिए जो चित्र बनाए थे, क्योंकि उसमें उनके पास कोई पुस्तकें या कोई रिकॉर्डर नहीं था जो अपनी यादों को रिकॉर्ड कर ले, या फोटोग्राफ्स, कैमरे नहीं थे कि फ़ोटो खिंचवा के एल्बम बना के सुरक्षित रख लें। तो उन लोगों ने अपनी उन यादों को चित्रों में समेट कर रखा। इन प्रारंभिक गुफा चित्रों को ही 3500 ईसा पूर्व में चित्राक्षर लिपि का स्वरूप दिया गया। चित्राक्षर लिपि यानी जो अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ की जो लिपि देखते हो तो उसे चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। इस लिपि को रूप प्रदान दिया गया, जिसका प्रमाण मेसोपोटामिया, सिंधु एवं मिस्र की सभ्यता में मिलता है। यानी जो सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता, मेसोपोटामिया, सिंधु, मिस्र आदि के अंदर जो हमें प्रमाण मिलते हैं, सबूत जो मिलते हैं, जिस लिपि के सबूत मिलते हैं उनको हम चित्राक्षर लिपि कहते हैं। वो चित्राक्षर वही चित्रों से प्रारंभ हुई है। सर्वप्रथम 3100 ईसा पूर्व सुमेर के निवासियों ने चित्रात्मक लिपि में चित्रों को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ किया। और शुरुआत देखें तो 3100 ईसा पूर्व सुमेर को जो निवासी थे, इन्होंने चित्रात्मक लिपि का या चित्रों का प्रतीक के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। चित्र बनाए और किसी प्रतीक के रूप में इनको समझने लगे। जैसे पानी को इस तरह लहरदार बना दिया, तो जैसे लहरें कहीं बना दी तो समझ में आ रहा है कि ये पानी की बात हो रही है। सूर्य को इस प्रकार बना दिया। बर्तन हैं जो इस तरह आप देख रहे हो, ये जो बर्तन का आकार बना के छोड़ दिया, और इस प्रकार चेहरा बना दिया। तो इस प्रकार इन लोगों ने इस तरह बना दिया। जैसे चेहरा है, ये चेहरा बनाया, इस तरह इन्होंने ये चेहरा बनाया, और चेहरे के पास में इस तरह ये प्याला बना दिया, एक बर्तन। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति
खाना खा रहा है या खाना खाने वाला है, तो खाने का भाव यहाँ पर हमें नज़र आता है। अगर इस चेहरे के साथ में ऐसे पानी की लहरें बना दी जाए तो प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति जो है पानी पी रहा है, इससे पानी पीने की इसकी इच्छा है। तो ये इससे पानी का भाव यहाँ से दिखाई पड़ता है। तो इन लोगों ने, सुमेर के निवासियों ने इस तरह इन चित्रों का इस्तेमाल करके, प्रतीकों का इस्तेमाल करके एक लिपि का निर्माण किया, प्रारंभ किया, और इस तरह अपने ये विचारों को एक दूसरों के सामने प्रकट करना शुरू किया। जिससे किसी ने पानी मांगा, पानी की जरूरत पड़ी तो उसे लहरें पानी इस तरह बना दिया, तो समझ में आया कि ये व्यक्ति पानी मांग रहा है। तो इस तरह उन्होंने एक प्रयोग प्रारंभ किया। मिस्र में भी लिपि का आरंभिक काल 3500 ईसा पूर्व माना गया है। तो मिस्र में लिपि का आरंभिक काल क्या माना गया है? 3500 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व है। यहाँ भी लिपि का जन्म चित्रों से हुआ है, और यहाँ भी लिपि का जन्म कहाँ से होता है? चित्रों से होता है। जब भी प्रारंभिक काल जब आएगा, आरंभिक काल जो है, शुरुआत का जो समय, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये जो सभ्यता का जो समय था, घाटी का सभ्यता था, घाटी का जो समय था, उसके अंदर आप देखोगे तो जो भी लिपि का निर्माण होता है वह चित्रों से ही होता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ यह चित्रलिपि मिस्र में पवित्र चित्रलिपि के नाम से जाने गई, पवित्र चित्रलिपि या हीरोग्लिफ्स के नाम से जाने गई। तो पवित्र चित्रलिपि कहाँ की है? मिस्र की है। इस लिपि की विशेषता यह थी कि इसके अंदर चित्रात्मक, संकेतात्मक एवं ध्वन्यात्मक चिन्हों का प्रयोग किया गया। यानी चित्र वाले शब्द, कुछ संकेत, कुछ ध्वनियाँ, इस प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल करके एक पवित्र चित्रलिपि बनाई गई। इसमें अच्छी सजावट एवं संरचनात्मक गुणवत्ता दिखाई देती है, जो डिजाइन की अति विशिष्ट योग्यता को दर्शाती है। और इस लिपि के अंदर अच्छी सजावट व संरचनात्मकता दिखाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि डिजाइन वहाँ भी प्रारंभ हो चुका था। डिजाइन की अति विशिष्ट योग्यता को दर्शाता है कि उन लोगों को डिजाइन का भी ज्ञान था। 1500 ईसा पूर्व इस लिपि का दूसरा घसीट रूप, जिसको पुरोहित लिपि कहते हैं, हीरोटिक था, जो पेपिरस पर लिखी जाती थी। पेपिरस पेपर को ही कहते हैं, कागज़ का एक रूप था। यानी 1500 ईसा पूर्व में दूसरा घसीट रूप था। पवित्र चित्रलिपि जो है इसी का एक दूसरा रूप था, जिसका नाम था पुरोहित लिपि, जो पेपिरस पर लिखी जाती थी। पेपिरस जिसको कागज़ कहते हैं, कागज़ का ही दूसरा रूप माना जाता है। मिस्र में ही लगभग 2600 ईसा पूर्व कागज़ का आरंभिक रूप पेपिरस का विकास हुआ। यानी कागज़ का जो प्रारंभिक रूप था, जिसको पेपिरस कहते हैं, उसका विकास हुआ मिस्र में। कब हुआ? 2600 ईसा पूर्व में, जो दृश्य संप्रेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो दृश्य संप्रेषण यानी जो चीज़ों को हम देख के विचारों को आगे भेजते हैं, जैसे चित्र बनाने के, आप कह सकते हो चित्रों के माध्यम से या कुछ संकेतों के माध्यम से विचारों को आगे पहुंचाना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण कदम था। यह पेपिरस, जो पेपिरस है, पेड़ों की छाल से तैयार किया जाता था। पेपिरस से ही पेपर का नामकरण हुआ। पेपर यानी कागज़ का नामकरण हुआ जाता है। जो पेपर का नामकरण है वो पेपिरस से ही होता है। 1450 ईसा पूर्व मिस्र की हीरोग्लिफ्स लिपि, जिसको पवित्र चित्रलिपि कहते हैं, द्वारा ही संदेश संप्रेषित करने के लिए सर्वप्रथम पेपिरस पर चित्रात्मक पांडुलिपि का निर्माण किया गया, जिसमें वर्णों तथा चित्रों का संयुक्त रूप प्रयोग किया गया। यानी पवित्र चित्रलिपि थी, जिसको संदेश संप्रेषित करने के लिए, संदेश को भेजने के लिए सर्वप्रथम पेपिरस पर चित्रात्मक पांडुलिपि का निर्माण किया गया। यानी एक ऐसी पांडुलिपि का निर्माण किया गया जिसमें चित्र थे, वर्ण व चित्रों को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। और वर्तमान में इस पांडुलिपि को मृतकों की पुस्तक द बुक ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। जो मिस्र की बुक है, मृतकों की पुस्तक, जिसको द डेड बुक कहते हैं, वह पांडुलिपि है। कब की है? यह हमारी आती है 1500 ईसा पूर्व, 1450 ईसा पूर्व के समय की है। तो यहीं से शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है
चित्रात्मक लिपि का। 1400 ईसा पूर्व में मिस्र की समकालीन मिरोइटिक लिपि थी, जिसका घसीट रूप लोक लिपि के नाम से जाना जाता है। जिसका घसीट रूप क्या था? लोक लिपि के नाम से जाना जाता है। यह संसार की प्रथम वर्णनात्मक लिपि थी। संसार की प्रथम वर्णनात्मक लिपि कौन सी मानी जाती है? मिरोटिक लिपि। क्योंकि जो पहले इससे पहले लिपि मिस्र की लिपि थी, पवित्र चित्राक्षर लिपि, उसके अंदर चित्र भी थे और वर्ण भी थे, मिक्स थे। लेकिन ये जो मिरोटिक लिपि थी उसके अंदर केवल वर्ण थे, तो इसको वर्णात्मक लिपि कहा गया। और यह संसार की प्रथम लिपि मानी जाती है, मिरोटिक लिपि वर्णात्मक वाली। इसका समय था मिस्र की लिपि मिस्र के समकालीन थी और 400 ईसा पूर्व के अंदर थी। ये थी लिपि की बात। अब हम बात करते हैं अक्षरों का जन्म। अक्षरों का जन्म कैसे हुआ? यानी लिपि का विकास तो आपने देखा किस प्रकार लिपि का विकास होता है। अब देखते हैं अक्षरों का जन्म। सर्वप्रथम 1500 ईसा पूर्व प्राचीन फिनीशिया के यहूदी और अरबी लोगों द्वारा संप्रेषण की सरलता के लिए ध्वन्यात्मक लिपि का आविष्कार किया गया। यानी जो फिनीशिया के यहूदी और अरबी जो लोग थे, उन्होंने अपनी भाषा को संप्रेषण यानी अपने विचारों को आदान प्रदान की सरलता के लिए ध्वन्यात्मक लिपि का आविष्कार किया गया। अपने जो विचार है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए ध्वनियों से एक लिपि बनाकर प्रस्तुत किया गया। वहाँ से ध्वन्यात्मक लिपि का आविष्कार माना गया, जिसमें चित्रों को ध्वनि के आधार पर चिन्हों में परिवर्तित किया गया। और चित्र जो थे उनको ध्वनि के आधार पर चिन्हों में परिवर्तित किया जाता है। माना जाता है कि फिनीशिया के राजा केडमस 1100 ईसा पूर्व में जब यूनान या ग्रीस आए तो उनके साथ लाए गए वर्णों से लगभग 1000 ईसा पूर्व प्राचीन यूनानियों ने इन्हें अपनाकर आधुनिक लिपि का विकास किया। यानी जब फिनीशिया के राजा केडमस 1100 ईसा पूर्व में यूनान में आते हैं तो वो अपने साथ कुछ वर्ण लेके आते हैं और उन्हीं वर्णों को अपनाकर यूनान के लोग हैं जो हैं आधुनिक लिपि का विकास करते हैं। लगभग 800 ईसा पूर्व में फिनीशिया के ध्वन्यात्मक अक्षरों को यूनानियों ने ग्रीक अक्षरों के अनुसार बदलाव करके अपने अनुरूप बनाया। और लगभग 800 ईसा पूर्व में फिनीशिया के जो ध्वन्यात्मक वर्ण थे, अक्षर थे, उनको यूनानियों ने ग्रीक अक्षरों के अनुसार बदलाव कर लिया और अपने अनुरूप बनाया। जैसे कि अलीफ से अल्फा शब्द बना। अलीफ से क्या बना? अल्फा। बेद से बेटा बना। और इन दोनों से अल्फ़ाबेट शब्द का नामकरण हुआ। तो अल्फ़ाबेट कैसे बना? अलीफ से अल्फ़ा बना और बेद से बेटा बना, और इन दोनों से मिलकर बना अल्फ़ाबेट। और ये जो अलीफ और जो बेत है कहाँ से आए? फिनीशिया से, यूनान में। और यूनानियों ने इसका बदलाव करके इस तरह शब्द का निर्माण कर लिया। ग्रीक लिपि में फिनीशिया से आए अक्षरों में बदलाव करके 5 कॉन्सोनेंट्स थे को स्वरों में बदला गया। यानी ग्रीक लिपि में क्या हुआ? फिनीशिया से जो अक्षर आए थे उनके जो 5 व्यंजन थे उन 5 व्यंजनों को स्वरों में बदला। 5 व्यंजनों को स्वरों में बदला, जिनकी ध्वनियों को शब्दों को बनाने के लिए व्यंजनों में जोड़ा गया। तो पहले तो इन व्यंजनों को स्वरों में बदला, फिर क्या किया? इनके जो ध्वनि वोवल्स जो थे, इन स्वर थे, इनकी ध्वनियाँ थी, उन ध्वनियों को शब्द बनाने के लिए व्यंजनों के साथ जोड़ा गया, जिसका वर्तमान स्वरूप आप देख सकते हैं AEIOU है। जो वर्तमान में इंग्लिश आप पढ़ते हैं उसके अंदर 5 वोवल्स होते हैं, AEIOU। ये ही 5 वोवल्स जो थे उनको व्यंजनों से स्वरों में बदला गया था। और इस प्रकार ग्रीस के अंदर 24 वर्णों की एक वर्णमाला का प्रयोगात्मक बनाया गया। और इस प्रकार ग्रीस में यानी यूनान के अंदर 24 वर्णों की एक वर्णमाला तैयार की जाती है। ग्रीक विजय के पश्चात रोमन शासकों द्वारा ग्रीक लिपि के वर्ण थे प्राचीन रोम पहुँचे। जब ग्रीक विजय हो जाती है उसके पश्चात जो रोमन शासक थे वो ग्रीक लिपि के वर्ण
प्राचीन रोम लेके चले जाते हैं, रोम पहुंचते हैं। और प्राचीन रोम में लैटिन भाषा थी। और प्राचीन रोम के अंदर कौन सी भाषा थी? लैटिन भाषा थी। इसके अंदर 21 वर्णों का प्रयोग किया जाता था और उस लैटिन भाषा के अंदर 21 वर्णों का प्रयोग होता था। इस समय ग्रीक वर्ण लैटिन भाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने लगे और इस समय जो ग्रीक वर्ण जो थे वो लैटिन भाषा के लिए प्रयोग किए जाने लगे। रोमनों ने इनमें के परिवर्तन किए और रोमन थे, उन्होंने लैटिन भाषा के जो शब्द थे, जो रोमन ने ग्रीक परिवर्तन किए, लैटिन भाषा के प्रयुक्त किए जाने लगे और ग्रीक जो वर्ण थे उन्होंने क्या किया? अपने अनुसार परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार प्राचीन लैटिन जो 21 वर्ण थे उनको आधुनिक 26 वर्णों में उन्होंने परिवर्तन कर दिया। यानी लैटिन भाषा थी, उसके अंदर 21 वर्ण थे और कुछ वर्ण ये जो रोमन शासक थे वो लेकर आए अपने साथ और उनको 21 वर्णों को मिलाकर उन्होंने टोटल 26 वर्ण बना लिए, जो इसका वर्तमान में हम ABCD से लेकर Z तक पढ़ते हैं का स्वरूप वर्तमान में भी प्रचलित है। तो इस प्रकार 21 वर्णों से 26 वर्ण बन जाते हैं और इस क्रम के अनुसार हमारे इन वर्णों का जन्म होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें समझ में भी आई होगी। एक बार में समझ नहीं आता तो आप 2 बार पढ़ के देखिए, मैटर कुछ आपके लिए नया हो सकता है। मैं नहीं कहता कि सब पर्सन इसी के अंदर बनेंगे, लेकिन इन अंदर शुरुआत से कुछ 1-2% जरूर आ सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर पढ़िए, 2 से 3 बार जब पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 26 वर्ण हैं जो पहले कितने थे या कहाँ से वर्ण आए, शुरुआत कहाँ से होती है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्री आर्ट एजुकेशन चैनल देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए। अगर कोई कमी महसूस होती है तो कमेंट्स करके मुझे बताइए। मेरे साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको जल्द से जल्द अप्लाइड आर्ट का पूरा सिलेबस करवाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ भी एक शुरू करने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।